नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 16 मार्च से 22 मार्च तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, रिवीजन पॉइंट्स भी आपको बताए गए हैं, तो पूरी वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डिटेल में हम लोग और जल्दी जल्दी करेंगे रिवीजन, ठीक है। डिटेल भी रहेगी और कोशिश रहेगा कि कम से कम समय में हो आपका रिवीजन। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर फ्री में दी जाएगी। फ्री क्विजेस सेक्शन में जाकर के आप फ्री क्विज अवेल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हर एक वीक की, हर एक मंथ की और हर एक दिन की करंट अफेयर फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ जाओ हमसे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली आपको सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन और ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। चलिए तो शुरू करते हैं। 15 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इस्लामोफोबिया। तो ये दोनों ही मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया वाला भी अभी शुरुआत हुआ है मनाया जाना, इस वजह से अभी ये एग्जाम में भी पूछा गया था। पिछली बार ही ये दिवस की शुरुआत की गई थी। एक एक करके जानते हैं। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को अधिकार दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में, ठीक है। इस बार की थीम रखी गई थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ये तो अंतरराष्ट्रीय हुआ, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताएंगे 24 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। अगला, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, उससे लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो ये दिवस भी 140 देशों में अब मनाया जाने लगा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया, 2022 में ही शुरुआत हुई और पिछली साल के एग्जाम में पूछा गया था। इस साल के भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो फ्रीडम शील्ड ये हुआ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में। यही तो वो अभ्यास है जो अमेरिका और साउथ कोरिया कर रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया बीच बीच में मिसाइल दाग दिया करता था, ठीक है, बीच में टांग अड़ाने के लिए। यानी कि यही वो अभ्यास है जिसको अभी जो आयोजित किया गया 13 से 23 मार्च को, और उसमें बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश किया नॉर्थ कोरिया। तो ये पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करके और इसे समुद्र के अंदर स्टोर करने के लिए पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने देश में एक योजना शुरू की है जिसके तहत ये कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगा, CO2 खरीदेगा और उसे स्टोर करेगा। और स्टोर कहां पर करेगा? समुद्र के अंदर स्टोर करेगा। ये एक यूनिक और अद्भुत योजना है, डेनमार्क ने ये शुरू किया है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये दुनिया भर के देशों से कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगा और उसके बाद उसे डंप करेगा समुद्र के अंदर। इसके लिए इसने ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये क्यों कर रहा है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारे देशों में समस्या बनी हुई है, तो उन देशों की समस्या को ये निजात दिलाएगा। उन देशों को जो कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड ये खरीद लिया करेगा और उसके बाद अपने यहाँ इसे दफना दिया करेगा, ठीक है। चलिए, तो 2030 तक ये अपना टारगेट बनाया है, प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन का CO2 स्टोर करेगा। अगला, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात करने के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो वो है भारत। भारत आज के टाइम पर सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। हालांकि पिछला जो रिपोर्ट आया है उसके मुकाबले में इस बार देखा गया है कि कुछ परसेंट की कमी, लगभग 11% हथियारों में भारत ने खरीदने में कमी की है, लेकिन उसके बाद भी स्टिल ये सबसे ज्यादा इंपोर्टर है हथियार का, आर्म्स का, ठीक है। सिप्री रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री अगर हथियार से रिलेटेड हो, परमाणु हथियार रखने में, या किस देश में कितनी शांति या शांति फैली है, कौन देश कितना हथियार बेच रहा है, खरीद रहा है, ये सबकी रिपोर्ट सिप्री ही जारी करता है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां से आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पहले टिक लगा दो, अच्छा लगा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये रहा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बताया गया है कि पिछली बार की तुलना में भारत 11% की गिरावट दर्ज किया अपने इंपोर्टेशन में, लेकिन उसके बाद भी स्टिल ये दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। और निर्यातक अगर पूछा जाए, यानी सबसे ज्यादा बेचता कौन है, तो अमेरिका जो है ये पिछले 5 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है सबसे ज्यादा हथियार बेचने के मामले में। अगला, हाल ही में हुई संधि उकुस, या इसे आप आकस जैसे भी पढ़ो, इसके अनुसार यूएस और यूके ने किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराने की घोषणा की है?
तो AUKUS जो संधि हुई है दोस्तों, ये बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच की संधि। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस इन तीनों देशों के बीच में एक संधि हुई है, AUKUS समझौता हुआ है, और इसके तहत यूएस और यूके जो हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन देगा। किसे देगा? ऑस्ट्रेलिया को देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास अब न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। न्यूक्लियर सबमरीन दोस्तों बहुत ही गिने चुने देशों के पास ही हैं। जैसे आप ले लो, रसिया के पास है, इंडिया के पास भी एक है अपना INS अरिहंत, ये न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, एक ही है अपने पास, ये ध्यान रखना। अमेरिका के पास है, चाइना के पास है। ठीक है, इन सब देशों के पास है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइलेटरल एक समझौता है, या कहे कि एक पार्टनरशिप है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं AUKUS। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। बहुत बड़ा ये डील हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। जो फाइव आइज संगठन है ना, फाइव आइज बेसिकली 5 देशों का मिल करके एक खुफिया संगठन है फाइव आइज में 2 देश और हैं, ये AUKUS के देश हैं ही, साथ ही साथ 2 देश और हैं, एक तो कनाडा और एक है न्यूजीलैंड। इसको कैसे याद करोगे आप देखोगे, अगर वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में बना होगा ना, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैप से आप हमेशा पढ़ा करो, तो वर्ल्ड मैप अगर दिमाग में बना होगा तो आप अमेरिका को देख पा रहे होंगे। अमेरिका के जस्ट ऊपर वाला जो देश है कनाडा, ये भी शामिल है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ पर है, और इसके नीचे जस्ट है न्यूजीलैंड, इसको भी ऐड कर लेना, और यूके तो यहाँ पर यूरोप में है ही। तो यानी कि इन तीनों देशों के बीच में अभी ये हुआ है समझौता, और फाइव आइज में एक देश ये ऊपर वाला और एक देश ये नीचे वाला न्यूजीलैंड, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये अब फाइव आइज में से 3 देश इस समझौते के होंगे काबिल। ठीक है, कारण ये है फाइव आइज के ये कनाडा और न्यूजीलैंड उतना ज्यादा ये अग्रेसिव रहते भी नहीं है। अगला, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया? तो सीबीआई ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था, 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण कराया, इन्होंने एक्स्ट्राडिशन कराया। ये भगोड़े क्या होते हैं, प्रत्यार्पण क्या होता है? देखो, भगोड़े वो होते हैं, जैसे कि अभी आप देखो, अभी न्यूज में चल रहा है अमृतपाल, कोई ऐसा अपराधी भारत का जो फिर देश को छोड़ करके चला गया रहता है, किसी और देश में रहने लगता है, वहां पर बस जाता है, यहाँ पर नहीं आता है, तो उसे भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कोई बड़ा अपराधी रहता है तो, और उसका जब प्रत्यार्पण कराया जाता है, प्रत्यार्पण क्या होता है? प्रत्यार्पण बेसिकली 2 देशों के बीच में एक संधि होती है, जिसके तहत कि हमारा अपराधी बराबर तुम्हारा अपराधी माना जाएगा, और इसके तहत आप हमारे अपराधी को लौटाओगे हमारे पास, ये होता है प्रत्यार्पण संधि। ठीक है, तो ये प्रत्यार्पण संधि के अनुसार जिन जिन देशों ने प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत के साथ, उन देशों से टाई अप कर करके 33 ऐसे भगोड़ों को सीबीआई ने वापस बुलाया है, मतलब बुलाया क्या, लेके आया है। तो इसके लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। बड़ा दांव पेच वाला काम होता है, क्योंकि वो अपराधी जो होता है वो जानता रहता है किन किन देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं हुई होती है, उन्हीं देशों में जा जा करके वो छिपता है। ठीक, एक तो भाई साहब हैं जो जाकर के अपना अलग ही देश बसा लिए हैं, नित्यानंद बाबा। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1963, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। अगला है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ? ये दोस्तों हुआ जोधपुर राजस्थान में। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 13वां इस बार का संस्करण था इसका, 6 से 13 मार्च के बीच में ये आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 2005 से की गई है। सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक और होता है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या सिंगापुर इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया? फूलदेई त्योहार जो उत्तर भारत से होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। ये बच्चों का एक उत्सव होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तराखंड में वहाँ के चिल्ड्रंस जो हैं वो मनाते हैं, एक गीत गा करके, बहुत ही अच्छे से कल्चरल वहाँ का है। फूलदेई छम्मा गई गीत गाते हैं, फूलदेई छम्मा देई। ठीक है, तो बसंत ऋतु के स्वागत के अवसर पर यह मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला, एरिक गॉर्सेटी ये भारत में किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए? तो पिछले 2 सालों में अमेरिका ने भारत में कोई राजदूत अपना नहीं रखा था। अब एरिक गॉर्सेटी के रूप में अमेरिका ने भारत में अपना नया राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के राजदूत हैं भारत में। ठीक है, यानी कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है। अभी तक जब आप मैक्सिमम में क्वेश्चन में देखते हो तो वो भारत के कोई राजदूत किसी और देश में नियुक्त किए जाते होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अमेरिका के ये भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया?
ये पुरस्कार मिला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को। न्यू दिल्ली में ये एयरपोर्ट है, न्यू दिल्ली में ये एयरपोर्ट है, याद रखना। इसे साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स की ये रिपोर्ट जारी की गई है, स्काई ट्रैक्स ये रिपोर्ट जारी किया है एयरपोर्ट्स को देखते हुए। हाँ, इसने दुनिया भर में अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे चुना तो चांगी एयरपोर्ट को बताएंगे आप, सिंगापुर के। लेकिन साउथ एशिया में अगर केवल पूछा जाए तब उसमें इसका है नाम आता है, ठीक है, किसका, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। वैसे ओवरऑल लिस्ट में ये 36वें स्थान पर है, हालांकि टॉप 50 में शामिल होने वाला इकलौता भारतीय हवाई अड्डा भी है ये। अगला, टीसीएस के नए सीईओ कौन बने? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना सीईओ चेंज कर दिया है। नए सीईओ हैं के कृतिवासन। देखो टीसीएस जो कंपनी है ना, ये बहुत कम सीईओ वगैरह चेंज करती है। अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है केवल 4 सीईओ ही बदले गए हैं। राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था, अब उनकी जगह पर ये हैं। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीसीएस भी टाटा की ही कंपनी है। सेंट्रल बैंक ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों अभी हाल में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर हैं, आप सबको पता है आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो कोविड के दौरान और जो दुनिया भर की रिसेशन चल रही थी, दुनिया भर में इतनी स्थिति दिक्कत चल रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी, उस दौरान भारत की बैंकों को ना सिर्फ इन्होंने डूबने से बचाया बल्कि आम जनता को भी बहुत ज्यादा महंगाई दर से जूझने नहीं दिया इन्होंने, जबकि दुनिया में इतना तनाव चल रहा था। इस वजह से शक्तिकांत दास जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, ठीक। साथ ही साथ इसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पूछा जाए तो यूक्रेन का नेशनल बैंक, और गवर्नर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो आप इनको बताएंगे, शक्तिकांत दास को, ठीक। अपनी ई बुक भी आती हैं, ई बुक जिनको अगर लेना है तो वो ले सकते हैं। राफेल जेट जो है ये स्टैटिक की है, इसमें स्टैटिक का हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस करंट अफेयर की ई बुक भी आती है। ब्रह्मोस करंट अफेयर में 2022 का पूरा करंट अफेयर है जनवरी से दिसंबर तक। जिनको जनवरी से दिसंबर अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, वो इस ई बुक को ले सकते हैं। या फिर अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो आप अपने हर एक महीने की ई बुक भी ले सकते हो, मात्र 20 रुपए में। टॉपिक बाय टॉपिक भी रहेगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। क्लियर? अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो राजस्थान में 19 नए जिले शामिल किए गए हैं और 3 नए डिवीजन शामिल किए गए हैं। अब टोटल वहां पर जिलों की संख्या हो गई है 50 और डिवीजन की संख्या हो गई है 10, ठीक है। 10 डिवीजन हो गए हैं और 50 जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्लियर है? राजस्थान में ध्यान रखना है। और अशोक गहलोत जी वहां के जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। 19 जिलों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, जिनको राजस्थान स्पेशल का एग्जाम देना है कोई, वो इन जिलों को भी देख लेगा। तो 10 जिले, 10 संभाग होंगे, 50 जिले होंगे, ठीक है। जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया, जयपुर को जो कि राजधानी है उसको 4 भागों में बांटा गया। इसी वजह से 33 जिले थे, अब हो गए 50। अगला, यहाँ पर मैप भी थोड़ा सा देख लो आप राजस्थान के। यहाँ पर राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत सीएम है, गवर्नर ये हैं। और ऐसा ही मैं आपको पूरा डेली करंट अफेयर में हर एक राज्य से रिलेटेड जब भी न्यूज आती तब बताता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर देखो क्या है कि स्थिति दिक्कत है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, केवल रिवीजन के लिए आपको बताना होता है, इसलिए वीकली करंट अफेयर में सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। जो लोग डेली करंट अफेयर देखते होंगे वो जानते होंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कोशिश किया जाता है अच्छे से समझाने का। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो इसको एक बार फिर से रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीत लिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये चैंपियन बनी है ईरानी कप का। 29वां इसका खिताब था। पिछली बार भी इसने जीता था, पिछली बार 29वां जीता था, इस बार 30वां जीता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को इस बार इसने हरा करके जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ईरानी कप GR ईरानी जी के नाम पर शुरू किया गया है। 1959-60 में इसे शुरू किया गया था। क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी होती है और रेस्ट ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार जीता। अगला, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान। यहाँ पर आप देख पाओगे, इनको सूर्यवंशम इनकी रचना है उसके लिए सम्मानित किया गया है। 15 लाख रुपए, एक प्लेक और एक स्मारिका इनको दिया गया।
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। अच्छा, इस बार अभी ये तो 32वां संस्करण था सरस्वती का, 32वां व्यास सम्मान और 32वां बिहारी पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है। तो 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया, उनकी रचना पागल खाना के लिए, और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए। ये उनकी रचना है। रचनाएं भी पूछी जाती हैं और नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये 32वां संस्करण है जो कि तीनों दिया जा चुका है। ठीक है, इस बार वाला। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद होगा वही होगा पहले स्थान पर। तो अफगानिस्तान जो है इस मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। ये ओवरऑल टेररिज्म इंडेक्स है जिसमें अफगानिस्तान टॉप पर, दूसरे पर बुर्किना फासो, तीसरे पर सोमालिया, फिर माली, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया वगैरह है। इंडिया का स्थान यहाँ पर 13वां है, 13वें स्थान पर है। ठीक है, आतंकवाद वाले देशों के मामले में, आतंकवाद से इम्पैक्ट कह सकते हैं, जहां पर आतंकवाद का खतरा होता है या कहें उससे प्रभावित जो देश है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इन्होंने 13वें स्थान पर इंडिया को रखा हुआ है। पता नहीं कौन सा टेरर अटैक इन्हें दिखाई दिया 2022 में। फिलहाल जो भी हो, पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है, ये याद रखिएगा आप। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो इसमें 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में, मयूरभंज को और लद्दाख को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे, ये दोनों ही करेक्ट होगा। मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, और लद्दाख तो आप जानते ही हो। तो 50 असाधारणों की लिस्ट जारी की गई टाइम मैगजीन के द्वारा, उसमें 2 स्थल भारत के भी थे। ठीक, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को आपको पता है कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार, साथ ही साथ व्लादिमीर जेलेंस्की को भी चुना गया है। तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर भी ये भी पूछा जाता है। अच्छा, टाइम मैगजीन ने इस बार एक नया भी एक कहे कि कैटेगरी जारी किया, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर। तो टाइम हीरोज ऑफ द ईयर इस बार चुना गया ईरान की आंदोलनकारी महिलाओं को, जो हिजाब विवाद को लेकर के हुआ था ना, बाल काटने को लेकर के ईरान में प्रदर्शन हुआ था, उन्हीं को। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों पोलैंड। नाटो का सदस्य है पोलैंड, और नाटो अभी पहली बार, नाटो का कोई सदस्य ऐसा है जो खुले तौर पर फाइटर प्लेन दे रहा है यूक्रेन को कि आप रूस से लड़ो। ठीक है, तो पहली बार अभी ऐसा हुआ है, फर्स्ट नाटो मेंबर बन गया है यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला। हालांकि कुछ और भी देश हैं जो सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी देंगे, जैसे कि स्लोवाकिया है, इसने भी कहा है कि ये भी आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को मिग-29 लड़ाकू विमान देगा। ठीक है, यहाँ पर 4 सोवियत युग के मिग-29 ये पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। क्या है राष्ट्रपति, कौन है? आंद्रेज डूडा। ठीक, नाटो के बारे में बात करें, 1949 में स्थापना हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष जेन्स स्टोलनबर्ग हैं, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 30 सदस्य देश अभी हैं, 2 सदस्य देश और जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन। आगे, हाल ही में पद्मा लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी? तो पद्मा लक्ष्मी ये केरल की ट्रांसजेंडर वकील हैं, और केरल की ट्रांसजेंडर वकील बनने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और भी लिस्ट आपको दी हुई थी, जैसे 2018 में सत्यश्री शर्मिला जो तमिलनाडु के हैं, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी थी। ठीक है, तो देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील पूछा जाए तो आप सत्यश्री शर्मिला बताएंगे, केरल की पहली पूछा जाए तो आप पद्मा लक्ष्मी बताएंगे। जोईता मंडला ये पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी भारत की। ठीक, पृथिका यासिनी ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनी थी, और पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पूछा जाए तो जीनू प्रिया बताएंगे आप। ठीक, एक्चुअली में पहला इनका नाम जीनू था, बाद में ये प्रिया हो गई। आगे, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर। यहाँ 136वां लिखा है, 126वां कर लीजिए, 126वें स्थान पर है। ठीक है, क्लियर। इसमें टॉप पर इस बार भी फिनलैंड है, हमेशा की तरह फिनलैंड ही टॉप पर है। सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड है। भारत 126वें पर है, अफगानिस्तान 137वें पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है कि इसमें भी इसने रसिया को, यूक्रेन को, पाकिस्तान को, इवन श्रीलंका को भारत से ज्यादा खुशहाल देश बताया है, और भारत को रखा है इन्होंने 126वें पर। पता नहीं क्या फूक करके ये लोग लिस्ट जारी करते हैं, रैंकिंग जारी करते हैं, कौन कौन सा इनका क्या कहते हैं पैरामीटर्स होता है। तो फिलहाल
इतना तो नहीं है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और ये सब जो है, ये सब देश हम लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं। ठीक है, ये तो मैं क्या बताऊं। आगे, हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, नेपाल में दोस्तों अभी आपने देखा कि सभी नेता लगभग लगभग चेंज ही हो चुके हैं। जो पुराने करंट अफेयर आप पढ़ते थे, अब सब अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नेपाल के राष्ट्रपति भी चेंज हो गए, प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए और उपराष्ट्रपति भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। फिलहाल राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले ये वन और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। वहां के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वो बने हैं रामचंद्र पैडोल। कौन? रामचंद्र पैडोल बने हैं वहां के राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप बताएंगे पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल। आगे, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, इसके अलावा विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस, और एक मनाया जाता है विश्व नवरोज दिवस। विश्व नवरोज दिवस। ठीक है ना, तो ये चारों दिवस आप याद रखिएगा। ये चारों दिवस याद रखिएगा, ये चारों के चारों सेम डे मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को। एक एक करके जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और डाउन सिंड्रोम के बारे में। फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए फॉरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसके तहत क्रोमोसोम्स की संख्या ज्यादा हो जाती है किसी मनुष्य में। फॉर एग्जांपल 46 गुणसूत्र होते हैं किसी भी मनुष्य में, साधारण मनुष्य में, तो उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएगा या 48 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी में या फिर बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस बार की थीम रखी गई है विद अस नॉट फॉर अस। क्या है? विद अस नॉट फॉर अस इस बार की थीम है। 2012 से ही ये भी शुरू किया गया था। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की बीमारी होती है तो बताइएगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है। अनुवांशिक लक्षण ये भी होता है। अगला, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रतन टाटा जी को, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशंस को सुधारने में इनके योगदान के लिए, साथ ही साथ इनकी कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, उनकी इकोनॉमी बढ़ाने में मदद किया, इन सब की वजह से भी इनको सम्मानित किया गया है। वर्तमान में टाटा सन्स के ये चेयरमैन एमरेटिस हैं रतन टाटा जी। टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कुल संपत्ति इनकी 3800 करोड़ रुपए है। इनको अभी आपको याद होगा असम सरकार के द्वारा असम वैभव रत्न से भी सम्मानित किया गया था पिछले साल 2022 में। ठीक है, आगे, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो दोस्तों चाइना की मदद से भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, ये भी इन्फ्लुएंस में आ गया है। इसने अभी अपना पहला सबमरीन बेस लॉन्च किया है। सबमरीन बेस मतलब कि जहां पर सबमरीन वगैरह रहेगा, समझ लो। तो इस सबमरीन बेस का नाम इंटरेस्टिंग है कि यह नाम रखा गया है वहां की प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उनके नाम पर, शेख हसीना जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बीएनएस शेख हसीना नाम दिया गया है। बीएनएस बोले तो बांग्लादेश नेवल शिप, जैसे अपने लोग हम लोग यूज करते हैं आईएनएस ना, इंडियन नेवल शिप, ऐसे यहाँ पर बीएनएस है। ठीक है, तो चीन के साथ 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था, चीन ही बना करके इनको दिया है। अगला, टाटा कंपनी द्वारा बिसलेरी के अधिग्रहण कैंसिल होने के बाद बिसलेरी का सीईओ किसे बनाया गया? तो बनाया गया जयंती चौहान को। बिसलेरी का टाटा अधिग्रहण करने जा रहा था, इक्विजिशन करने जा रहा था, लेकिन वो हो गया कैंसिल। वो डील कैंसिल हुई तो फिर जयंती चौहान के पिताजी जो हैं, जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया है इसका चेयरपर्सन। ठीक है, रमेश चौहान इसके संस्थापक रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी जयंती चौहान को इसका जिम्मेदारी इसकी पूरी पूरी सौंप दी है। ठीक, तो जयंती चौहान को भी देख लीजिए, ये है, ये अब बिसलेरी की होंगी सीईओ। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण दिवस इस महीने में अभी तक आए हुए, जिनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट से। शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग डे इस बार मनाया गया क्योंकि ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 9 मार्च को इस बार विश्व किडनी दिवस मनाया गया क्योंकि ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार 9 को पड़ा था। 14 को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 को ही इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। 17 मार्च को विश्व नींद दिवस, 18 मार्च को विश्व वैश्विक पुनर्चक्रण या कहें ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। 20 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस,
20 को ही विश्व ओरल हेल्थ दिवस, और 21 मार्च वाला मैंने आपको बताया 4 महत्वपूर्ण दिवस, वो भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, क्या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए बाकी के दिवस को हम लोग अगले वीक में कवर करेंगे, और अगले वीक में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आपकी प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा हेल्प कंट्रीब्यूट कर पाया हुआ हूँ अपनी तरफ से। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। हमारे क्वालिटी कोर्सेज भी आप ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, आपको एमजेटी ऐप पर सारा कुछ मिल जाएगा। इसकी क्विज जाकर के सॉल्व करना मत भूलना, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।